हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। तो जैसा कि आप जानते हैं एमपीपीसी 2025 का नोटिफिकेशन आ गया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना एक बहुत ही ज़रूरी काम हो जाता है कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले, ताकि आपको पेपर में कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं उनका आइडिया लग जाए और उस हिसाब से आप उसकी प्रिपरेशन कर सकें। एक स्मार्ट तैयारी इसी को कहते हैं शायद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमपीपीसी का हम 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं विद फुल एक्सप्लेनेशन। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इतिहास का पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं हम, हिस्ट्री का। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक की एवं उसकी दो रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन मिला है। मतलब उनकी किस स्तूप पे उनकी दो रानियों और अशोक की जो है एक बोधि वृक्ष के साथ, बोधि वृक्ष जो कि बिहार का राजकीय चिन्ह भी है, उसकी अंकन देखने को मिलती है। तो जो सांची का स्तूप है उस पे ऐसा देखने को मिलता है। और यह स्तूप जो है सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। यह भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर की दूर सांची रायसेन जिले में स्थित है। और यहाँ स्तूप का जो तोरण द्वार होता है उस पर जातक कथाएं, बुद्ध के जीवन से संबंधित जो चीज़ें हैं वो लिखी गई हैं और उनके जन्म से लेकर मोक्ष तक की प्राप्ति की घटनाएं जो हैं अंकित की गई हैं चित्र के माध्यम से। यहाँ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सेनापति आक्रमणोदर्व का भी अभिलेख मिलता है। ठीक है, तो सांची के स्तूप में ऐसा देखने मिलता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित ही नहीं है। अजंता, बाघ, बलसार, सांची, इसमें से कौन सा स्थान। तो बलसार ऐसा जगह है जहाँ पे बौद्ध गुफाएं नहीं स्थित है। बलसार जो है इस करंट टाइम में हमारा गुजरात के वलसाड शहर का प्राचीन नाम है और यह सूरत के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर शिरडी साईं बाबा का मंदिर है जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी। ये एक्स्ट्रा जो इससे रिलेटेड जो फैक्ट होता है वो आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ने से मिल जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पे और क्या चीज़ें हैं, तो श्री स्वामी नारायण मंदिर, तारकेश्वर महादेव मंदिर पर्यटन केंद्र है ये, तथा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम पर स्थापित मोरारजी देसाई संग्रहालय भी यहाँ पे स्थित है बलसार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, धर्मराजेश्वर स्मारक निम्नलिखित में से किस प्राचीन नगर से संबंधित है। धर्मराजेश्वर स्मारक दसपुर, महिष्मती, बेसन नगर या फिर अवंती। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा दसपुर। ठीक है, तो धर्मराजेश्वर स्मारक दसपुर जो है प्राचीन नगर से संबंधित है जिसका वर्तमान नाम जो है मंदसौर है। ठीक है, अभी हम दसपुर को क्या बोलते हैं, मंदसौर बोलते हैं। धर्मराजेश्वर मंदिर का जो इतिहास है ये 9वीं शताब्दी का है। इस मंदिर को 50 मीटर ऊंची तथा 20 मीटर चौड़ी चट्टान को काटकर एक होता है एकाश्मक मंदिर होती है जिसको हम बोलते हैं एकाश्मक चट्टान, जिसको बोलते हैं एक खड़ा जो है पर्वत का शिलालेख, मतलब शिला होता है, पर्वत शिला होती है, उसी को काट कर उसमें खुदाई करके जो है मंदिर बनाई जाती है। इस टाइप की ये मंदिर है। ठीक है, इसके शिखर को उत्तर भारतीय शैली में डिजाइन किया गया है। इसकी जो टॉप है, चोटी है, उसको उत्तर भारतीय शैली में डिजाइन किया गया है। इसकी वास्तुकला एलोरा के कैलाश मंदिर की तरह है और इसके केंद्र में 14.53 मीटर की ऊंचाई तथा 10 मीटर की चौड़ाई वाला एक बड़ा जो है पिरामिड आकार का मंदिर है। इसके प्रवेश द्वार पर कौन है, भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की प्रतिमा है। तो दसपुर, जिसको अभी हम प्रेजेंट टाइम में क्या बोलते हैं, मंदसौर। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अरब लेखक ने कलचुरी शासक गांगेय देव एवं उनकी राजधानी त्रिपुरी का विवरण किया था। किस अरब लेखक ने, तो अलबरूनी ने जो है कलचुरी शासक गांगदेव तथा उनकी राजधानी त्रिपुरा का विवरण किया है, त्रिपुरी का। कोक्कल देव द्वितीय के बाद उनके पुत्र जो थे गांगेय देव, जो कि 1015 ईस्वी में राजा बने थे, उनके कलचुरी राज्य को पुनः उन्होंने शक्तिशाली बनाया था। इन्होंने खास काम क्या किया था कि लक्ष्मी के छाप वाले सिक्के चलाए थे, जो कि चंदेल, महलवाड़ और तोमरों में बहुत ज़्यादा जो है फेमस थे, लोकप्रिय थे। गांगेय देव को महोबा के अभिलेख में विश्वजीत बोला गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है विश्वजीत किसको बोला गया है, तो इन्हीं को बोला गया है महोबा के अभिलेख में। उसने अपने पुत्र कर्णदेव को सिंहासन का उत्तराधिकारी बना दिया और प्रयाग चला गया, जहाँ अक्षय वट के पास उनकी मृत्यु हो गई। तो इनके पुत्र कौन थे, कर्णदेव थे। अगला क्वेश्चन कौन सा है, तहकीके हिंद पुस्तक के लेखक कौन है, अलबरूनी ही हैं। इन्होंने इसमें जो है 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनी के साथ ये भारत आए थे। ठीक है, और भारतीय इतिहास के साहित्यिक विदेशी स्रोतों में ये जो है तहकीके हिंद एक बहुत फेमस बुक है। इसका मतलब है कि एन इंक्वायरिंग इंडिया।
ठीक है, इंडिया की एक तरह से इन्होंने विश्लेषण कर रखी है इस पुस्तक में। तहकीक हिंद पुस्तक मध्यकालीन भारत की संस्कृति और अर्थव्यवस्था के जानने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मतलब आप मिड इंडिया कैसी थी उस टाइम, हिस्ट्री कैसा था उस टाइम की, इकोनॉमी कैसी थी, ये सारी चीज़ें आपको इससे पता चल जाती है तहकीक हिंद पुस्तक से। और अलबरूनी एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है लेखकों के क्षेत्र में। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। ये किसने बोला है? तो ये कबीरदास की पंक्ति है। और ये पंक्ति जो है भक्ति काल के निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे ये, भक्ति धारा के। और इनका प्रभाव जो है सिख, हिंदू और इस्लाम तीनों धर्मों में स्पष्ट दिखाई देता है। किसका? संत कबीरदास का। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इनकी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है हमारी 1336 AD में हुई है। हरिहर और बुक्का ने मिलकर के इनकी स्थापना की थी। यह उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे प्रायद्वीप बनाते हैं तो कृष्णा नदी से लेकर के कृष्णा नदी के उत्तर से दक्षिण तक जो है कि पूरा ये फैला हुआ है विजयनगर साम्राज्य। और वर्तमान में विद्यमान हम्मी इसकी राजधानी है। ठीक है, और इस साम्राज्य पर 4 महत्वपूर्ण राजवंशों का शासन रहा है, जिसमें संगम, सुलू, जिसको सुलुआ तुलुआ ऐसे बोलते हैं ना, ये सुलू, तुलु, अराविडू, ये प्रमुख थे, ये 4 वंश। तुलु वंश का कृष्णदेव राय जो है 1509 से 29 तक, ये विजयनगर का सबसे जो है प्रसिद्ध शासक था, कृष्णदेव राय। परंपरा के अनुसार अलवारों और नैनारों की संख्या कितनी है? तो 12 और 63 जो है अलवार और नैनारों की जो है संख्या है। ठीक है, एक्चुअली ये लोग संतों का समूह था, जिसमें कि अलवार भगवान विष्णु को मानते थे और 12 संतों का एक समूह था। वहीं नैनार जो है भगवान शिव को मानते थे, जिसमें 63 संतों का समूह था। अलवार का जो समय था 5वीं से लेकर 10वीं शताब्दी के मध्य था। नैनार का समय 6ठी से 8वीं शताब्दी के मध्य था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा, सॉरी ये नहीं है, इसके जो है मेरे माइंड में वो बिहार वाला था एक नाम, सॉरी। तो ये सिद्धू जो हैं, सिद्धू कानू, चांद भैरव, ये लोग जो है संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता थे। और इसका प्रमुख कारण क्या था? जो रेवेन्यू में, मतलब जो राजस्व नीति में बदलाव को लेकर के इन्होंने ये सारा विद्रोह किया था। ठीक है, जैसे बाहरी लोग, जैसे डाकुओं का इनके क्षेत्र में बढ़ता प्रभाव, रेलवे के लिए लकड़ियों का काटा जाना और व्यापारियों के द्वारा 500% तक की कर्ज ऋण की वसूली करना, ये सारे जो हैं रीजन थे जिसकी वजह से संथाल विद्रोह हुआ था। ठीक है, और बिरसा मुंडा एक्चुअली सन्यासी विद्रोह से जुड़ा हुआ है, जो कि बिहार की साइड का है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी 1876 में। ठीक है, और महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। इसका मेन मोटो था सामाजिक सुधार करना। इसमें 2 महान व्यक्ति थे, RC भंडारकर और न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रनाडे। इसके एजेंडे में जाति व्यवस्था की अस्वीकृति, मतलब ये लोग कास्टिज्म को जो है डिनाई करते थे, महिला शिक्षा को प्रमोट करने की बात करते थे, विधवा पुनर्विवाह की बात करते थे, लड़के और लड़कियों की विवाह की उम्र को बढ़ाना, मतलब जितने भी सोसाइटी को हेल्प करने वाले काम थे उससे रिलेटेड है प्रार्थना समाज। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन किस तिथि को शुरू हुआ था? तो ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है। 1942 सबको पता होता है, पर उसमें भी ये लोग तारीख पूछ लेते हैं। तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स प्रस्ताव जब असफल हुए उसके बाद ये आंदोलन शुरू हुआ। इसका जो नारा था, महात्मा गांधी ने बोला कि भाई करो या मरो, ठीक है, अपने देश के लिए। इसमें कांग्रेस के बड़े नेताओं को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया गया पहले ही दिन। और गांधी जी को पूना के आगा महल में, ये बड़ा पूछ लेता है कि गिरफ्तार करके किसको कहाँ कहाँ रखा गया था। तो गांधी जी को पूना के आगा खान महल में, ठीक है, JPN को और राम मनोहर लोहिया और औड़ा असफ अली ने भूमिगत रहकर, ये लोग जो है भूमिगत रहकर आंदोलन का नेतृत्व किए थे। अरुणा अशरफ अली का नाम आता है, वो जो टेक्निकल में उनका नाम आता है। उषा मेहता ने कांग्रेस रेडियो का कार्य किया, और हाँ सॉरी, उषा मेहता ने कांग्रेस रेडियो का कार्य किया। उस वक्त टेलीफोन वगैरह के सिस्टम नहीं थे, तो ये लोगों ने खुद से, मतलब ये चीज़ें, मतलब भारतीयों को वो सब चीज़ें नहीं दी गई थी, तो उसमें ये लोगों ने इंजीनियरिंग की और बहुत ज़्यादा हेल्प किया इस आंदोलन में, इस चीज़ को। मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। परमहंस मंडली की स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी महाराष्ट्र में।
परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में ददोबा पांडुरंगा तथा रामचंद्र जयकर के द्वारा महाराष्ट्र ईस्वी में की गई थी। इसके संस्थापक एक ईश्वर में विश्वास रखते थे, मतलब ईश्वर एक है, ठीक है, उसमें ये लोग बिलीव करते हैं। मुख्य रूप से जाति नियमों को तोड़ने में रुचि रखते थे ये लोग, कास्टिज्म को नहीं मानते थे। इनकी सभाओं में निम्न जाति के लोगों द्वारा बनाए गए भोजन ग्रहण किए जाते थे। महिलाओं की शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह में ये लोग जोर देते थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से पहचानी जाती थी? तिनकठिया सिस्टम के नाम से जानी जाती थी। कहने का मतलब है कि 3/20 यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पे आपको जो क्या करना है, नील की ही खेती करनी है। इस सिस्टम ये होता है। तो गांधी जी द्वारा जो है ये सत्याग्रह किया गया। इसमें पहला सत्याग्रह किया गया 1917 में, और फिर इस सिस्टम को हटाया गया। ठीक है, अगला इसमें हमने 13 क्वेश्चन देखे जो कि हिस्ट्री से आए थे। अगला हमारा सेक्शन है जियोग्राफी। क्वेश्चन क्या है, एटलस और अक्ष के बीच में पाए जाने वाले जोड़ को हम क्या कहते हैं? तो सिनोवियल जोड़ कहते हैं। ठीक है, एटलस और अक्ष के मध्य में पाए जाने वाले जोड़ को सिनोवियल जोड़ कहते हैं। ऐसी संधि में एक अस्थि धुरी की भांति स्थिर रहती है और दूसरी मतलब यहाँ पे, और एक इसके चारों तरफ क्या करती है, इधर उधर गोलाई में घूमती रहती है। ठीक, मतलब यहाँ पे इस तरह से रहता है और ऐसे से घूमता रहता है, उस चीज़ को बताया है। वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य सीमा रेखा तथा संक्रमण क्षेत्र के रूप में काम करता है, उसको हम इकोटोन बोलते हैं। देखिए जस्ट सपोज कि यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका सी इकोसिस्टम है, यहाँ पे लैंड इकोसिस्टम है, बीच में ये जो दलदली एरिया होता है ना, इसको हम बोलेंगे इकोटोन, क्योंकि यहाँ पे इसके भी स्पीसीज पाएंगे और इसके भी स्पीसीज और जो है डाइवर्सिटी पाई जाएगी। तो ये एक तीसरी प्रकार की इकोसिस्टम बन जाएगी जिसको हम बोलते हैं इकोटोन। जस्ट सपोज यहाँ पे दिया है, इकोटोन दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य सीमा रेखा पर या फिर संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। मैंग्रोव वन इकोटोन का ही एक उदाहरण होता है, जो अभी मैंने बताया। यह जलीय और स्थलीय के पारितंत्र के बीच का संक्रमण क्षेत्र होता है और यह संकरी पट्टी से लेकर सैकड़ों किलोमीटर विस्तृत हो सकता है और ये काफ़ी बायोडाइवर्सिटी रिच होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हमारे देश का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल कहलाता है? ठीक है, तो पश्चिमी घाट जो है तप्त स्थल, मतलब इसको अगर हिंदी में बोले, इंग्लिश में बोले तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इसको बोलते हैं। इंडिया में हमारा 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। ठीक है, तो हमारा जो वेस्टर्न घाट ये वाला है, ये काफ़ी ज़्यादा रिच है। ठीक, और रिच इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो अनावृष्टि हो जाती है, सॉरी इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, मुझे एग्जैक्ट नहीं होता है, ये याद नहीं है अच्छे से, क्योंकि इधर का जो बारिश होता है ये इधर ही बारिश ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पे एक तो बारिश की वजह से और ऊपर से यहाँ पे सी है, उस वजह से और अच्छा खासा ये यहाँ पे बायोडाइवर्स रीजन मिल जाता है। इस वेस्टर्न घाट के कंपैरिजन में ईस्टर्न घाट हमारा उतना ज़्यादा रिच नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बारिश पहुँच नहीं पाती है, ये सूखा रह जाता है ये रीजन। कौन से 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन है इंडिया में, वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे नाम दिया होगा, देखिए इसमें पहला है हमारा हिमाचल क्षेत्र, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र, सुंडालैंड। हिमाचल क्षेत्र में भी कौन सा हिमाचल क्षेत्र, ये हमारा ये वाला नॉर्थ ईस्ट वाला, क्योंकि यहाँ पे उतना ज़्यादा डाइवर्सिटी रिच नहीं है। ठीक है, ये हमारा हिमाचल वाला क्षेत्र और ये हमारा पश्चिमी घाट। फिर ये हमारा यहाँ पे इंडोनेशिया वाला जो रीजन है इधर साइड में, वो हमारा सुंडालैंड वाला क्षेत्र, और यहाँ पे इंडो बर्मा वाला रीजन। ठीक है, जैव विविधता की अधिकता यहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है। डॉक्टर नॉर्मन मारियस ने सबसे पहले जो है इसको हॉटस्पॉट का नाम दिया था, जिसे 1988 से 1990 के लेखों में काफ़ी प्रकाशित किया गया है। IIFM भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना MOEFCC यानी मतलब पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा 1982 में किया गया था। स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एजेंसी के द्वारा इसकी जो है इसको फंड दिया गया था, वित्तीय सहायता दी गई थी। यह देश में वानिकी के विकास हेतु और एडप्टेशन प्रबंधन को और बहुत सारे इसमें टेक्नोलॉजी लगाकर ये सारी चीज़ें करके इसको बेहतरीन बनाने के लिए इसमें कोशिश की गई है। 90 ईस्ट रीज ये निम्नलिखित में से कौन से महासागर में स्थित है? तो ये हमारा हिंद महासागर, इंडियन ओशन में स्थित है। यह लगभग 90 डिग्री मेरिडियम के समानांतर है। यह हिंद महासागर को पश्चिम पूर्वी भाग में विभाजित करता है, मतलब यहाँ पे इस तरह से ये डिवाइड करता है। यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पश्चिम से निकलती है
और इस 90 स्ट्रीज की लंबाई जो है 5000 किलोमीटर है यहाँ पे ऐसे, ठीक है, सॉरी यहाँ से ऐसे, ठीक है। हिंद महासागर तीसरा बड़ा महासागर है जो कि एक अर्ध महासागर के रूप में भी जाना जाता है। भारत में पवन ऊर्जा क्षमता के बारे में कौन सा सही नहीं है, ये भी बड़ा जरूरी होता है, नहीं जहाँ पे बोलता है। भारत में पवन ऊर्जा क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि है, ऊर्जा क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि है। गुजरात में देश की कुल पवन ऊर्जा का क्या 22% है। वर्ष 2021 में तमिलनाडु की पवन ऊर्जा क्षमता देश की कुल क्षमता का जो है लगभग 24% थी। पवन ऊर्जा क्षमता में मध्य प्रदेश देश में तीसरा स्थान है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो तीसरा सही नहीं है, क्योंकि भारत में पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में मध्य प्रदेश देश का 5वां नंबर पे आता है, ठीक है। जो विंड पावर एनर्जी है उस मामले में हमारा जो मध्य प्रदेश है ये 5वें नंबर पे आता है। 31 मार्च 2023 तक राज्यवार ग्रिड इंटरैक्टिव पवन ऊर्जा की कुल क्षमता इतनी थी। और देश के शीर्ष अभी आप देख सकते हैं, दोबारा करंट में हो सकता है ये चेंज हुआ हो, उस वक्त का ये क्वेश्चन है करंट अफेयर के हिसाब से। पर इससे आपको ये पता चलता है कि हमें पवन ऊर्जा हो गई, फिर रेडियो एक्टिव एनर्जी, या फिर जिससे भी हमारा एनर्जी मतलब एक तरह से प्रोड्यूस होता है, उसके मामले में हमें अपने स्टेट की रैंकिंग का पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन से ये हमें थोड़ा आइडिया लगता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एशिया में कौन सा देश लैंडलॉक नहीं है। लैंडलॉक क्या होता है, अगर कोई देश है तो ये चारों तरफ से देशों से घिरा हो तो उसको हम बोलेंगे लैंडलॉक, मतलब कोई भी इसका बॉर्डर जो है पानी से नहीं टच करता है, ठीक है। एशिया में स्थलरूप देश कौन सा नहीं है, तो नेपाल, लाओस, भूटान, थाईलैंड, कौन सा, तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा हमारा थाईलैंड, लैंडलॉक नहीं है। बाकी सारे के सारे जैसे भूटान हो गया, नेपाल, देखोगे आप देखेंगे यहाँ पे नेपाल है तो इसके ऊपर चाइना है, तो यहाँ पे पूरा इंडिया है तो ये भी लैंडलॉक है। यहाँ पे भूटान है तो इसके ऊपर भी चाइना है, बगल में आपका अरुणाचल प्रदेश है इस साइड, और यहाँ पे नीचे भी इंडिया है, मतलब इंडिया घेरा हुआ है और ऊपर से चाइना घेरा हुआ है, तिब्बत घेरा हुआ है, तो उस तरह से ये लैंडलॉक नहीं है, ठीक है। तो थाईलैंड हमारा जो है लैंडलॉक नहीं है, बाकी सब लैंडलॉक है, ठीक। थाईलैंड की राजधानी देखेंगे तो बैंकॉक है, और यह विश्व के क्षेत्रफल के मामले में 50वें नंबर पे है। पहले इसको हम सियाम बोलते थे, ठीक है, बाद में 1948 में इसका नाम बदल कर थाईलैंड कर दिया गया। अब तक अभी जनगणना हुई नहीं है 2011 के बाद से। 2011 का जनगणना आपको एकदम माइंड में रखना चाहिए। लिटरेसी रेट, फिर जनसंख्या, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या की वृद्धि हुई है आपकी मेघालय में, ठीक है। और मेघालय की जनसंख्या वृद्धि के बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर बिहार, फिर पंजाब, इस तरह से। मेघालय का लिंगानुपात की बात करें तो 989 है, और अगर हम डेंसिटी की बात करें तो 132 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और साक्षरता दर भी बहुत अच्छी है इसकी, इंडिया के आसपास ही है, 74%, 74.4%। दक्षिण पूर्व एशिया की सीमा पर नदी मेकांग, ये हर पीसीएस में पूछा हुआ है, पीसीए यूपी में भी पूछा हुआ है, हर पीसीएस में भी। दक्षिण पूर्व एशिया की सीमा पार नदी मेकांग निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती है, कंबोडिया, वियतनाम, बांग्लादेश, लाओस। ऑब्वियस सी बात है बांग्लादेश से नहीं गुजरेगी, क्योंकि मेकांग इधर निकलती है और हम इंडिया को यहाँ ड्रॉ करेंगे तो बांग्लादेश यहाँ पे है, तो ये कहाँ से नदी गुजरेगी, यहाँ से नहीं गुजरेगी, ठीक है। मेकांग नदी जो है 6 देशों से गुजरती है, जिसमें कि तिब्बत से शुरू होती है, एशिया के 6 देशों से ही गुजरती है, चीन, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम से गुजरती है, ठीक है। और इसको हम आर्थिक दृष्टि से दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण नदी है ये। चीन में इसको लांटसांग बोलते हैं, और इस नदी पर लगभग 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोग, मतलब बहुत ज़्यादा नदी के किनारे लोगों की आजीविका डिपेंडेंट होती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नदी हो जाती है इस मामले में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, फिर वही देखिए सेंसस से 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया इसमें, निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। अब देखिए वैसे तो केरल में है, पर अब ऑप्शन के हिसाब से इसलिए आपको 1 2 3 करके याद रखना पड़ेगा। तो इन जितने भी राज्य दिए हुए हैं उसमें किसकी जो है वुमेन लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, तो मिजोरम की, ठीक है। मिजोरम की लिटरेसी रेट जो है इतनी है, ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। और इसका जनघनत्व की बात करें तो 52, बहुत कम है। लिंगानुपात ठीक ठाक है, 976 है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में लॉ एस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है यानी गलत है। हमारे देश में मुख्यतः हेमेटाइट और मैग्नेटाइट के भंडार हैं लॉ एस के,
और ये इसके और होते हैं लोहे के। देश के लौह अयस्क के कुल संचित भंडार का लगभग 80% आपको झारखंड और उड़ीसा में मिलता है। कर्नाटक राज्य में बेल्लारी लौह अयस्क का प्रमुख खनन क्षेत्र है। मयूरभंज जिले का लौह अयस्क में उड़ीसा जो है महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें से बी जो है सही नहीं है, बाकी सब क्या है, सही है। ठीक है, यानी कि हमारा जो देश का लौह अयस्क का जो है कुल संचित भंडार का 57% उड़ीसा में पाया जाता है, 34% झारखंड में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि 57% इन दोनों में पाया जाता है। ठीक है, उड़ीसा और झारखंड में, ना कि 80%। लौह अयस्क के संचित संसाधन वाले टॉप 5 जो स्टेट हैं, अगर हम सबसे ज़्यादा तो देखें तो ये हमारा कर्नाटक में, फिर उड़ीसा में, फिर झारखंड में, फिर छत्तीसगढ़, फिर आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये तो है इनके पास है, पर कौन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है? तो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, कर्नाटक, फिर झारखंड। ठीक है, तो संसाधन रखना और प्रोड्यूस करना, ये दो अलग आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा खनिज वाले टॉपिक से। अगला क्वेश्चन पूछा है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछता है फसल के मामले में। तो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक जो है गुजरात है। ठीक है, मूंगफली के टॉप 3 प्रोड्यूसर हैं गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु, GRT। ये उस टाइम में है, अभी आपको नया देखना पड़ेगा 2025 में क्या होगा। सुंदरवन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन हैं? तो सुंदरवन हमारे क्या हैं? ये तटीय और ज्वारीय वन। आपको पता है कि सुंदरवन हमारा क्या क्षेत्र है? डेल्टाई क्षेत्र है। और तटीय इसलिए क्योंकि ये कोस्टल रीजन में पाया जाता है, इस वजह से। ये दलदली डेल्टाई क्षेत्र के वन है। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, इस वजह से हम इसको सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं। इस प्रकार के वनों में मैंग्रोव, गोरने, ताड़, कैसूरीना, नारियल, फोनिक्स, नीपा, ये सारे वृक्ष उगते हैं और इनकी लकड़ी का उपयोग हम नाव बनाने में करते हैं। छाल का चमड़ा पकाने और रंगने में ये इसका यूज हम करते हैं, सुंदरबन का की लकड़ियों का। एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो एटलस पर्वत हमारा अफ्रीका में स्थित है, या पश्चिमोत्तर अफ्रीका में 2000 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई का पर्वत है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट टॉपकैल है। ठीक है, यह एक नवीन वलित पर्वत है, जस्ट लाइक आवर हिमालय। ठीक है, इसकी पर्वतमाला का निर्माण अल्पाइन युग में हुआ था, जब अफ्रीकी प्लेट और यूरोपियन प्लेट के अभिसरण से। ठीक है, इस पर्वत श्रृंखला का विस्तार मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया में, किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि तंजानिया में हमारे स्थित है। पूछ देता है ना, आपको पता होना चाहिए कि हर कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, फिर नदी कौन सी, ये सारी चीज़ें हमें याद रहनी चाहिए। अब हम पॉलिटी वाला सेक्शन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस का सटीक वर्णन करता है? ठीक है, नागरिकों को नियुक्त करना, सक्षम बनाना, अधिकार देना। ठीक है, नागरिकों को उचित और पक्षपात विहीन निर्णय देना, या फिर तकनीकी आधारित शासन की व्यवस्था देना, या फिर ई कॉमर्स में लोगों के विश्वास को सुनिश्चित करना। तो ई गवर्नेंस को कौन सा एकदम सटीक वर्णित करता है? तो वो हमारा होगा नागरिकों को नियुक्त करना, सक्षम बनाना, अधिकार देना। ठीक है, इसमें होता है कि किसी देश के नागरिकों को सरकारी सूचना और सेवा प्रदान करने के लिए IT को समन्वित प्रयोग करना, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। और इसका इसका मोटो होता है कि नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान की जाए, ट्रांसपेरेंसी लाई जाए और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लाई जाए कि हम क्या कैसे चीज़ें हो रही हैं उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं, जवाबदेही हमारी बनती है। शासन दक्षता में सुधार करना, ये सब आता है हमारा ई गवर्नेंस। भारत में ई गवर्नेंस की उत्पत्ति जो 1970 के आसपास में हुई थी। इसके 4 स्तंभ हैं, जिसमें पब्लिक, सिस्टम, टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसके साथ साथ आप करंट अध्यक्ष कौन है ये भी याद रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा श्री गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, 15 मई 1952 से लेकर 27 फरवरी 1956 तक इनका शासन था। ठीक है, भारत में वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष अभी ओम बिरला हैं। और ये कोटा लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। लोकसभा के सदस्यों में से ही एक को अध्यक्ष चुना जाता है और एक को उपाध्यक्ष चुना जाता है। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। ये अपनी शपथ एक संसद सदस्य के रूप में लेते हैं और उपाध्यक्ष को संबोधित करते हुए, मतलब अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष को अपना क्या कर सकता है? रेजिग्नेशन लेटर दे सकता है। ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन करता है?
एक होता है आपका केंद्र मानवाधिकार आयोग और एक होता है स्टेट वाला। तो इसकी गठित समिति की अध्यक्षता जो है मुख्यमंत्री करता है। जैसे केंद्र में सर्वे सर्वा प्रधानमंत्री होता है करने के मामले में, वैसे ही राज्य में कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। ठीक है। और वैसे मानवाधिकार आयोग में 3 मेंबर होते हैं, जिसमें से एक अध्यक्ष होता है और दो जो है अन्य सदस्य होते हैं। एक जो है सदस्य न्यायिक और दूसरा जो है गैर न्यायिक टाइप का होता है। मतलब एक का संबंध जो है जुडिशरी से होगा और दूसरा जो है हमारा गैर जुडिशरी होगा। अध्यक्ष जो है उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त जो है मतलब रिटायर चीफ जस्टिस होता है। ठीक। अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है, या फिर अगर वो 70 की एज पे आ गए हैं तो भी उनको रिटायर कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। मानवाधिकार क्षेत्र में शोध करना, न्यायालय में वकील, मानवाधिकार से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप करना, ये सारे कार्य जो है शामिल रहते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अभी राज्य मानवाधिकार आयोग पूछा था, अब देखिए अब नेशनल की बात कर रहा है, NHRC की बात कर रहा है। ठीक है। तो नेशनल जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में हम बात करें तो मानवाधिकार आयोग का मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को प्रोत्साहित करना इसका कार्य है। आयोग का काम मानवाधिकार क्षेत्र में अनुसंधान रिसर्च करना भी इसका कार्य है। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, तो दोनों कथन जो हमारे हैं सत्य हो जाएंगे। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1993 में इसकी स्थापना की गई थी, 12 अक्टूबर 1993 को। ठीक है। यह एक बहुसदस्यीय निकाय है, इसमें मतलब बहुत सारे लोग मेंबर होते हैं, ऐसा सिस्टम है ये, जिसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। भारत का मुख्य न्यायाधीश इसका जो अभी हमने देखा जो इसका रिटायर चीफ जस्टिस होगा वो उसका जो है इसका मुख्य न्यायाधीश होता है। इसके अध्यक्ष जो है सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और किसके सलाह पे करता है, तो हमारे प्रधानमंत्री की सलाह पर। अगला क्वेश्चन है सतर्कता विजिलेंस के क्षेत्र में केंद्रीय एजेंसीज को सलाह देने और मार्गदर्शन देने हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना, ठीक है, CVC, किस अध्यक्षता वाली समिति ने की थी। ठीक है। तो के संथनम की समिति 1964 में आई थी और इन्हीं के कहने पे जो है ये इनके सिफारिश पे ये चीज़ें की गई थी। ठीक है। इसमें एक मुख्य आयुक्त होता है और 2 अन्य आयुक्त होते हैं। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। मतलब राष्ट्रपति नियुक्त करेगा 3 मेंबर वाली कमेटी जो इनको बोलेगी कि इनको आप नियुक्त करिए, वो इनको नियुक्त करेंगे राष्ट्रपति। इनके सभी सदस्यों का कार्यकाल जो है 4 वर्ष या 65 वर्ष का होता है। अभी आपने देखा कि ह्यूमन राइट कमीशन वाले में कितना था, तो या तो 3 साल रहेगा या फिर 70 की एज तक, और वहीं आपका जो CVC वाले में है 4 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक इसका रहता है कार्यकाल। आयोग अपना प्रतिवेदन किसको देता है, तो राष्ट्रपति को सौंपता है, और ये करप्शन से संबंधित चीज़ों की जांच करता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है, 338 के तहत। ठीक है। अनुच्छेद 338 के तहत जो है राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग का गठन किया गया है। यह एक संवैधानिक निकाय है। कैसी बॉडी है ये, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो भारत में अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के लिए कार्य करती है। और आयोग की संरचना में एक हमारा आयोग होगा, एक आयोग, एक उपाध्यक्ष तथा 3 अन्य सदस्य होते हैं। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और अनुसूचित जाति के उत्थान हेतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4) और 17, जो कि ये फंडामेंटल राइट में है, और 46 तथा अनुच्छेद 335, 330 और 332 जो है इससे संबंधित हैं। किससे, शेड्यूल कास्ट से। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त नहीं होता है। मतलब ये आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़ेंगे जो लक्ष्मीकांत की बुक में, उसी से सारा क्वेश्चन ही आ गया है लगभग लोगों इसका। ठीक है। तो राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त कौन नहीं हो सकता है, तो राज्य क्षेत्र की विधानमंडल का जो सदस्य होगा वो इसका जो है सूचना आयुक्त या फिर अन्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकता है। ठीक है। पत्रकारिता क्षेत्र का व्यक्ति हो सकता है, जो लॉ को जानता है वो भी हो सकता है, साइंस एंड टेक का व्यक्ति भी हो सकता है, पर राज्य क्षेत्र की विधानमंडल या फिर सदस्य, विधानमंडल का सदस्य या फिर संसद का सदस्य, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, कोई भी जो है किसी राजनीतिक दल से संबंधित व्यक्ति या लाभ का पद धारण करने वाला व्यक्ति राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त या फिर राज्य आयुक्त नहीं हो सकता है। ठीक है। इसके लिए लॉ, साइंस, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी और प्रबंधन, मैनेजमेंट, पत्रकारिता, जनसंपर्क वाले माध्यम या फिर प्रशासन या शासन में व्यापक जो ज्ञान रखने वाला, अनुभव रखने वाला प्रख्यात व्यक्ति जो है इसका मेंबर बन सकता है, वो आयुक्त बन सकता है। इसका वेतन भत्ता राज्य निर्वाचन आयुक्त एवं राज्य के मुख्य सचिव के समान ही होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कैग से आ गया है। भारत के
नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की वेतन और सेवा शर्तें किस पे विनिर्दिष्ट है? तो ये तृतीय अनुसूची में हमारा आता है, ये सब वेतन भत्ता वत्ता वाला। ये भारत के संविधान के तृतीय अनुसूची पे होता है, सॉरी द्वितीय अनुसूची में, तृतीय अनुसूची में शपथ वाला होता है आई थिंक। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन और सेवा शर्तों का उल्लेख जो है द्वितीय अनुसूची में किया गया है। इनका भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो वेतन होती है वो किस पे भारित होती है? तो भारत की संचित निधि पर, और राज्य का जो केंद्र शासित प्रदेशों की संचित निधि से संबंधित खातों से होने वाली सभी खर्चों का परीक्षण करता है। ये कौन क्या ये काम करते हैं? तो ये परीक्षण करते हैं। ठीक है, यह भारत के संविधान के अंतर्गत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है और यह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का इनको एक वर्ड से संबोधित किया जाता है, गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स आई थिंक, इससे इनको संबोधित किया जाता है। इससे संबंधित प्रावधान हम देखेंगे तो अनुच्छेद 138 से 151 के बीच में है। नीति आयोग के बारे में पूछा, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। नीति आयोग का उपाध्यक्ष इनके द्वारा नियुक्त होता है और नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं। और नीति आयोग क्या है? एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, गैर संवैधानिक निकाय है। इसकी गठन जो हुई थी 1 जनवरी 2015 को हुई थी। उसके पहले इसको योजना आयोग बोला जाता था, जो कि कांग्रेस के टाइम में थी चीज़ें। नीति यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एक सहकारी संघवाद की भावना रखता है, एक थिंक टैंक की तरह ये काम करता है। अगला क्वेश्चन है, संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग की प्रावधान किस संविधान के अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 315 से लेकर 323 जो है में ये सारे पब्लिक सर्विस कमीशन आते हैं। तो 315 यहाँ पे ऑप्शन में है, तो ये सही हो जाएगा आपका। संघ लोक सेवा आयोग भारत की एक केंद्रीय भर्ती की एजेंसी है जिसके तहत IAS, IFS, RERS ये सब बनते हैं और यह एक संवैधानिक संस्था है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। संविधान के अनुच्छेद 315(1) में संघ के लिए लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान दिया गया है। 315(2) के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए ज्वाइंट पीसेस की बात की गई है। और स्वतंत्र भारत में संघ लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष जो हैं HK कृपलानी थे और वही संघ लोक सेवा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो रोज मिलियन वैथ्यू थी 1992 से 1996 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को मतलब ट्रांसफ़र कर सकता है, स्थानांतरित कर सकता है? अनुच्छेद 222 के तहत। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति क्या करेगा? CJI के मतलब जो CJ के यानी चीफ जस्टिस के परामर्श पर किसी हाई कोर्ट के जज को इधर से उधर जो है ट्रांसफ़र कर सकता है, अनुच्छेद 322 के तहत। भारतीय संविधान के भाग 6 में ये दिया गया है, अनुच्छेद 214 से 231 में यह उच्च न्यायालय के संबंध में उपबंध है हाई कोर्ट के मामले में। अनुच्छेद 214 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा और 217 के अंतर्गत बोला गया है कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के न्यायाधीश तथा राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति करेंगे। करेगा कौन? राष्ट्रपति करेगा, पर किससे हेल्प से, किसके एडवाइस से करेगा? तो जो भारत के CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और जो अमुक राज्य के जो राज्यपाल होंगे, गवर्नर होंगे, उनके परामर्श से। भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की जो शक्ति है वो किस अनुच्छेद से उनको प्राप्त होती है? तो अनुच्छेद 72 से। ठीक है, तो इनको ये है कि किसी को फांसी की सज़ा है तो उसको भी राष्ट्रपति माफ़ कर सकते हैं। तो किसी अपराधी को अगर दोषी ठहराया गया है, किसी भी व्यक्ति की क्षमादान, प्रतिलंबन, विराम या सज़ा से छूट देने, निलंबित करने, परिहार, अवलोकन, मतलब कहने की मतलब कि सज़ा को छोटा करना, सज़ा में चेंजिंग करना, सज़ा को माफ़ करना, इवन मृत्यु की सज़ा को भी माफ़ करना, ये सारे हक जो है राष्ट्रपति के पास हैं अनुच्छेद 72 के तहत। अगला क्वेश्चन हमारा, मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से निम्नलिखित किसने कहे हैं ये शब्द? एक मौलिक अधिकार को उस क्षण की किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज़ के रूप में जिसे आप संविधान में अस्थायी बनाना चाहते हैं। ये वर्ड किसने बोले हैं? तो ये वर्ड जवाहरलाल नेहरू ने बोले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित प्रावधानों को प्रदान करता है? ये है अनुच्छेद 73। ठीक है, हम राष्ट्रपति को हटाने के लिए, उनके पद से पदच्युत करने के लिए, पद से हटाने के लिए महाभियोग लगा सकते हैं, उनके ऊपर ला सकते हैं। संविधान के अतिक्रमण के, अगर राष्ट्रपति संविधान की किसी बात को क्या करता है? अतिक्रमित करता है, मतलब उसको नहीं मानता है,
और इस आधार पर राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया चालू की जा सकती है। संसद के किसी भी सदन से, चाहे लोकसभा से चाहे राज्यसभा से, हम ये महाभियोग ला सकते हैं। महाभियोग का सीधा सा मतलब है कि राष्ट्रपति को हटाना। महाभियोग एक प्रोसेस है, इसके तहत हम मुख्य न्यायाधीश को भी हटा सकते हैं, राष्ट्रपति को भी हटा सकते हैं। यद्यपि यह प्रस्ताव तभी लाया जा सकता है जब 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसकी सूचना दी जाए कि हम आपके खिलाफ जो है महाभियोग लाने वाले हैं। 14 दिन पहले हमें उन्हें सूचित करना होगा और सदन का कम से कम 1/4 सदस्य उस पर अपना हस्ताक्षर देगा, तब जाकर यह प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों से कम से कम कुल सदस्यों के 2/3 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। अब ये 2/3 जितने प्रेजेंट हैं उनके 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए और प्रस्ताव पारित होने पर राष्ट्रपति को हम उनके पद से हटा सकते हैं। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? तो ये लाए थे 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, जिसे संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत कर दिया गया था। नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कुछ परिवर्तनों के साथ बाद में जाकर भारत का प्रियम्बल बन गया और कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हो गया। भारतीय संविधान का 51वां संविधान संशोधन क्या प्रदान करता है? तो मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमित करना। ठीक है। 51वां संविधान संशोधन 91वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था, इसके तहत अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 164 में संशोधन किया गया और मंत्रिपरिषद को, उसमें जो मंत्रियों की संख्या है उसको सीमित करने की बात की गई। इसके अंतर्गत ये बोला गया कि केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद की संख्या क्रमशः लोकसभा तथा राज्य विधानसभा की कुल, मतलब लोकसभा में जितने मेंबर हैं उसके 15% से अधिक नहीं होना चाहिए और राज्य विधानसभा में भी उसके 15% से, जितने मेंबर हैं उसके 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो 91 मतलब 91 संविधान संशोधन 2003 से इसको बोला गया है। किस अधिनियम से प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी? तो जब मार्ले मिंटो सुधार आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जब आया था, तो उसके द्वारा ये लाया गया था 1919 का जो है भारत सरकार अधिनियम जब आया था, उसके तहत ये लाया गया था कि द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की बात की गई थी। इसके अंतर्गत ये हुआ कि केंद्र और प्रांत में, मतलब राज्य में, विषय को अलग किया गया और इसके बाद राज्यों को भी पुनः 2 भाग में डिवाइड किया गया। सुरक्षित और हस्तांतरित विषय, यानी कि राजस्व, न्याय, वित्त और पुलिस, फिर ये एक डिपार्टमेंट था, और हस्तांतरित में जिसमें स्थानीय सुशासन, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये एक डिपार्टमेंट था। इन 2 भागों में बांट दिया गया और सुरक्षित विषयों पर शासन गवर्नर अपनी परिषद के सदस्यों के, मतलब जो अंग्रेज होते थे वो लोग सुरक्षित वाले टॉपिक पे अपना, मतलब राजस्व वगैरह वाली चीज़ों पे उनका हक होता था और जो इंडियंस हैं उनके लिए हस्तांतरित विषय दे दिए गए थे। बहुत ही नाइंसाफ़ी थी। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है? संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है। ये वर्ड किसने बोले थे? तो ये वर्ड बोले थे महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने ये बोला था और उल्लेखनीय है कि औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सबसे पहले 1934 में एम एन राय ने किया था। ठीक है। अब हम इकोनॉमी के क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, देश की सीमाओं से परे ई कॉमर्स का कौन सा आयाम व्यापार के लिए सक्षम है? अमीरी, ग्लोबल रिचनेस यानी विश्वव्यापी पहुंच जो है, अंतर्क्रियाशीलता, या फिर सर्व विद्यमानता, मतलब हर जगह जो चीज़ उपस्थित है वो। इन ऑप्शन में से कौन सा सक्षम होगा? तो देश की सीमाओं से परे ई कॉमर्स विश्वव्यापी पहुंच आयाम व्यापार के लिए सक्षम है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक, मतलब आजकल सारी चीज़ें इंटरनेट के माध्यम से हो गई है, तो इससे हम क्या कर पा रहे हैं? ग्लोबली अपनी पहुंच बना पा रहे हैं। ठीक है। वरना मतलब हम इंटरनेट के बगैर देश विदेश से संपर्क करना, कम्युनिकेशन करना, ये सब बहुत कठिन काम था, जो कि ई कॉमर्स के माध्यम से बहुत ही ईजी हो गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, FAO जो कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है रोम में स्थित है। ठीक है। रोम जो कि इटली में है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो कि भूखमरी से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। इंटरनेशनल लेवल पर हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि तमाम देशों की भूखमरी को हम क्या करें? हटा सके और उनको एक
भोजन पहुंचाया जा सके, जिससे देश की कगार भुखमरी तक ना पहुंचे। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। और प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को जो है विश्व खाद्य दिवस मनाया भी जाता है। इसकी सहयोगी संस्थाएं विश्व खाद्य कार्यक्रम और मतलब कृषि विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय कोष IFAD है। और भारत में FAO जो है इसकी 75वीं वर्षगांठ जो है 2020 को चिन्हित करने के लिए 75 रुपये का सिक्का भी जारी किया गया था इसके लिए। ठीक है, ये उस टाइम का करंट अफेयर आया होगा। 2017 से आरंभ सौभाग्य योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है? कृषि मंत्रालय से, विद्युत मंत्रालय से, रक्षा मंत्रालय से, या फिर कानून और न्याय मंत्रालय से? तो सौभाग्य योजना जो है हमारा, ये विद्युत मंत्रालय से संबंधित है, जिससे कि ग्रामीण और शहरी हर क्षेत्रों में जो है कि बिजली की पहुंच को सुनिश्चित किया जा सके, कनेक्शन दिया जा सके, और सस्ती दरों पर बल्बों को उपलब्ध कराया जा सके, और निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिया जा सके, इससे संबंधित है। आप जो भी करंट अफेयर में, मतलब जो करंट में हमारा चल रहा है, कोई ऐसी योजना है, कुछ चीज़ें हैं, तो वो कब आई है और इसका क्या मतलब है, किस मंत्रालय से संबंधित है, ये सब अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि इन सबसे क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुसार हमारे देश में निम्नलिखित में से किस चिन्ह को सभी प्रसंस्कृत फल उत्पादों के लिए अनिवार्य किया गया है? तो ये फल उत्पाद की बात कर रहा है। तो FPO जो है इसके लिए एक मार्क निर्धारित किया गया है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, इसके अनुसार हमारे देश में जो है FPO, यहाँ EPO गलती से लिखा है, FPO जो है इसको सभी प्रसंस्कृत फल उत्पादों के जो है डिब्बे पे, मतलब फल उत्पादों पे जो है कंपल्सरी किया गया है। डिब्बे बंद फल पे, फ्रूट जैम, मतलब जितने भी फल से बनाई गई चीज़ें हैं उस पर आपको ये लेबल देखने मिलेगा। ठीक है, ये शो करता है कि आप अंदर जो भी एडिबल चीज़ है वो आपके लिए सही है। और यह कब से लागू हुआ है? तो 1955 से ये लागू हुआ है। जितने भी फ्रूट प्रोडक्ट है उनके ऊपर इसको लगाने की बात की गई है। हम सामान्य विज्ञान के यानी साइंस के क्वेश्चन देखेंगे। अब पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी सहायक का उदाहरण नहीं है? एलेक्सा है, कोर्टोना है, सीरी है, कोर्टेसा है। तो आभासी, यहाँ से आभासी का मतलब है वर्चुअल। ठीक है, मतलब कि जैसा हम लोग जैसे आप ये अभी वीडियो देख रहे हैं, तो ये आभासी, मैं आपके सामने बैठ के तो नहीं बोल रही हूँ, पर ये आप क्या एक तरह से ये इनडायरेक्ट फॉर्म में आप देख रहे हैं, चीज़ों को वर्चुअली देख रहे हैं, इसी को आभासी बोला जाता है। तो इसमें से पूछा कौन सा ऐसा ये इसमें ऑप्शन है जो कि आभासी नहीं है? तो जो ऑप्शन कोर्टेसा है, कोर्टेसा आभासी नहीं है। ये एलेक्सा, ये कोर्टोना, सीरी, ये सब जो है सॉरी आभासी है। जैसे आप देखते होंगे एलेक्सा वाला आजकल बहुत चला है, एलेक्सा हमें ये बताओ, ये चीज़ें बताओ, ये सारी चीज़ें बहुत चली हैं, और उसमें आप जो भी क्वेश्चन पूछते हो वो बताती है। एलेक्सा जो है अमेजॉन की आभासी सहायक है। अमेजॉन जो कंपनी है उसकी आभासी सहायक है, जो कि आपसे ऑटोमेटिक बातचीत करेगी। कॉर्टोना माइक्रोसॉफ्ट की है, और सीरी एप्पल की है। आभासी सहायक में AI का काम होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज बहुत ही अच्छा यूज किया जा रहा है। अच्छा होने के साथ साथ बहुत ही खतरनाक भी है। मतलब इसमें मेरिट डिमेरिट दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, तो कोर्टेसा नहीं है आभासी सहायक, बाकी सारे के सारे वर्चुअल एडिट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से डायोड में से कौन सा अत्यंत उच्च गति से हाई स्पीड के साथ स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयोग किया जाता है? जेनर डायोड, बैरेक्टर डायोड, टनल डायोड, या फिर शॉर्टकी डायोड? तो बहुत हाई स्पीड के लिए जो है शॉर्टकी डायोड का प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा हम विद्युत प्रवाह को परिवर्तित करने की क्षमता जो है प्रदान की जाती है परिपथ में। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में से निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा करने में प्रयोग नहीं की जाती है? तापी सक्रियता, संघट्ट आयनीकरण आयनाइजेशन, प्रकाशिक सक्रियता, या फिर अशुद्धि अंतक्षेप? तो अशुद्धि अंतक्षेप का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। अशुद्धि अंतक्षेप जो है इलेक्ट्रॉन होल युग्म में नहीं किया जाता है उसमें, जबकि ये सारे ऑप्शन सही है जो कि इसमें यूज होता है। इलेक्ट्रॉन होल युग्म इलेक्ट्रॉन के विपरीत, जो हम वो चीज़ पढ़ते हैं ना जिसमें कि विद्युत चालकता की बात होती है, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होल सिस्टम में इलेक्ट्रॉन के विपरीत धनात्मक आवेश पैदा करते हैं, जिसमें कि क्या होती है, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। जब डिफरेंट अपोजिट चार्ज जब रहेंगे तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण मनुष्यों में इटाई इटाई रोग
पैदा करता है। तो कैडमियम की वजह से जो है इटाई इटाई रोग पैदा होता है। यह उद्योग के जितने भी हमारे बड़े बड़े क्या होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, जो कि औद्योगिक वो होती हैं, कारखाने होते हैं, उनसे विषैले उत्पाद निकलते हैं, जिससे क्या होता है, इटाई इटाई रोग हो जाता है जब कैडमियम का उसमें निक्षेपण होता है। इटाई इटाई रोग से होता क्या है, तो इससे हमारे जो मैरोज होते हैं, जो बोन मैरो है, फिर जो हमारी अस्थियां हैं, उनके गंभीर दर्द की समस्या इससे उत्पन्न हो जाती है और ऑस्ट्रोमलेशियो के विशेषज्ञों द्वारा इसका पहचान कराया जाता है। यह वृक्क की नली को शिथिल कर देता है, जो हमारी किडनी की पाइप्स हैं उसको शिथिल कर देता है। और कैडमियम जहरीली धातु जो है ये एक तरह से क्या करती है, हमारी किडनी के लिए, मानव कंकाल के स्वतंत्र पे बहुत ज़्यादा ही प्रभाव डालता है, रिस्पिरेशन पे, हमारी हड्डियों पे और हमारे किडनी पे। मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है जो कि रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है? रक्त का थक्का जमना बहुत जरूरी है। अगर आपका हाथ कट जाता है, थक्का नहीं बनेगा और ब्लड रुकेगा नहीं, तो आपके शरीर से पूरा ब्लड ही गिर जाएगा। तो विटामिन के जो है इसके लिए ज़रूरी होता है। और ये ऐसा क्या करता है कि हमारा ब्लड रुकता है, मतलब थक्का बनता है, तो प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है यह, जिसकी वजह से हमारा ब्लड क्या है, जमता है। यह विटामिन किस में पाया जाता है, तो पत्तेदार सब्जियों, अंडे, अंकुरित गेहूँ, इन सब में पाया जाता है। और बड़ी आंत में उपस्थित जीवाणु द्वारा विटामिन के का क्या होता है, सिंथेसिस होता है। किसमें? लार्ज इंटेस्टाइन में जो जीवाणु होता है उसकी वजह से। वायु की गति मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बैरोमीटर का, हाइग्रोमीटर का, अधिकतम न्यूनतम, थर्मामीटर का, या फिर एनीमोमीटर का। तो वी वांट टू मेजर द स्पीड ऑफ एयर, तो इसके लिए हम एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। यह ग्रीक शब्द एनिमोस से लिया गया, जिसका अर्थ है वायु की गति मापना। और इसका प्रयोग हम मौसम विज्ञान के लिए, जैसे हम कहते हैं ना कि हवा इतने स्पीड से चल रही है, बहुत तूफान आने वाला, तो ये सारी चीज़ों के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है और अच्छा प्रयोग है ये, हमें सूचना मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिक रूप से परिवर्तित बीटा बैगन को निम्नलिखित में से किसके लिए विकसित किया गया है? सूखा प्रतिरोध के लिए, कीट प्रतिरोध के लिए, जीवाणु प्रतिरोध के लिए, फफूंदी प्रतिरोध के लिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कीट प्रतिरोध के लिए। अभी हमारा अनुवांशिक रूप से परिवर्तित का क्या मतलब है? हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे अंदर जो भी कैरेक्टर है वो हमें हमारे जीन से मिले हैं, ठीक है, डीएनए, जो कि हमारा अनुवांशिकता क्या होती है, एक तरह से हमारे जो गुण है, जो हम कहते हैं ना कि अपने पापा पे गया है, अपनी मम्मी पे की तरह दिखता है, तो वो सारी चीज़ें जो हमारे पेरेंट्स द्वारा हमारे अंदर क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है, और फिर हमसे हमारे आने वाली पीढ़ी में ट्रांसफ़र होती है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? अनुवांशिकता बोलते हैं, ठीक है, हेरिडेटरी। तो ये किसकी जो गुण ट्रांसफ़र होते हैं, वो गुण हमारे शरीर में जहाँ पे उपस्थित है उसको हम डीएनए बोलते हैं। डीएनए में जीन जो होती हैं वो एक कैरेक्टर कह सकते हैं, कैरेक्टर ऑर्गन है, यहाँ से ये ट्रांसफ़र होती है। तो हम चाहें कि मान लीजिए बैगन सड़ रहा है, तो हम चाहते हैं कि इसमें कुछ ऐसी चेंजिंग कर जाए इसकी जीन्स के अंदर कि अगला जो बैगन आए वो कम सड़े थोड़ा सा। तो वही चीज़ इसमें किया गया है कि बैगन में अगर कोई कीड़ा अटैक करता है तो बैगन उससे बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त ना हो, तो अगला बैगन क्या होगा, वो थोड़ा कम क्षतिग्रस्त होगा। तो कीट प्रतिरोध के लिए डीएनए में चेंज करके हमने बीटा बैगन बनाया है, वो चीज़ की बात हो रही है, ठीक है। तो बीटा बैगन में जीवाणु बैसिलस थिरिंजिसिस का से कई जीन निकाल कर प्रविष्ट कराया गया है। जैसे हमारे अंदर जो वो बनता है, जैसे कोरोना का वैक्सीन हमने लगवाया, तो हमारे बॉडी में खुद कोरोना का एक छोटा सा मतलब पार्ट डाला गया है, मतलब उसको वैक्सीन के फॉर्म में, जिससे हमारी बॉडी को पता चला कि अच्छा कोरोना का वायरस ऐसा होता है, और हमारा डब्ल्यूबीसी क्या करने लगा, उसके साथ फाइट करने लगा। तो अब अगली बार अब उसको हमारी बॉडी के डब्ल्यूबीसी को पता चल गया है कि कोरोना का वायरस कैसा होता है। अब नेक्स्ट टाइम में अगर हाई डोज में आता है कोरोना, एक्चुअल में, वैक्सीन नहीं, अगर एक्चुअल में कोरोना हमारे अटैक करता है हमारे ऊपर, तो हमारा डब्ल्यूबीसी पहचान कर और क्या करने लगा, फाइट करने लगेगा और हमारे शरीर को क्या करेगा, प्रोटेक्ट कर लेगा। तो यही चीज़ बैगन में भी किया गया है कि बैगन में जो वायरस अटैक करते हैं, उन्हीं वायरस का एक छोटा सा मतलब वो बना करके, जो वैक्सीन की तरह बना करके उनके जीन में डाल दिया गया है बैगन में। और अगला बैगन जो बनेगा उसमें ये पता रहेगा कि अच्छा फला वाला वायरस है जो कि हमारे ऊपर अटैक करने वाला है, तो हम उसको पहले ही से क्या कर लेंगे, उससे अपना बचाव कर लेंगे, ठीक है। और इस प्रकार से हमारे बैगन की उत्पादकता बढ़ जाती है। अब हम आईटी वाला सेक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें है क्वेश्चन, किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा गया है? एलन ट्यूरिंग, जॉन मैककार्थी, ब्लेज पास्कल, या फिर डार्टमाउथ को? तो जॉन मैककार्थी को जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है जनक कहा गया है। इसकी शुरुआत सबसे पहले 1950 के दशक में की गई थी, किंतु इसको एक आइडेंटिफिकेशन मिला था 1970 में।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता का आशय एक मशीन में सोचने समझने तथा निर्णय लेने की क्षमता, जिसका आज की जनरेशन में बहुत तेज़ी से यूज हो रहा है। वर्तमान में इसका प्रयोग जो है वित्त यानी कि फाइनेंस में, एजुकेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में, इन सारी चीज़ों के प्रभाव में और चिकित्सा के क्षेत्र में दवाओं के प्रभाव में, ऑपरेशन, एक्सरे, बीमारी का पता लगाने की सारी चीज़ों में जो है रेडियो सर्जरी जैसे कार्यों में किया जा रहा है। सॉरी, बैकग्राउंड में कुछ आपको म्यूजिक मतलब आवाज़ आ रहा होगा, उसके लिए सॉरी, उसको हम कुछ कर नहीं सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा की विशेषताएं क्या हैं? अनुपालन, आंतरिक खतरों से प्रतिरक्षा, खतरे की रोकथाम या फिर सभी? तो साइबर सुरक्षा की विशेषता क्या है? ये सारे के सारे हो जाएंगे। जो हमारा साइबर सुरक्षा के अंतर्गत जो है अनुपालन मतलब उसको ओबे करना, फिर आंतरिक खतरों से रक्षा, खतरे की रोकथाम। साइबर सुरक्षा में साइबर स्पेस नेटवर्क्स, उसमें संबंधित जितने भी हार्डवेयर डिवाइस सॉफ्टवेयर हैं, उसमें ये सारी चीज़ें कम्युनिकेट करने वाली जानकारी जो है, जो इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरों सहित सभी खतरों से संबंधित डेटा भी शामिल होता है। इसकी सुरक्षा के लिए तमाम तरह की एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं और इसके अन्य उपाय किए जाते हैं, जिसके लिए साइबर क्राइम पेट्रोल है, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, शर्ट इन CERTIN, ये याद रख सकते हैं। कभी पूछ लिया शर्ट इन किससे संबंधित है, ऐसे लिख के आपको पता होना चाहिए कि ऑनलाइन बढ़ रही जो भी खतरे हैं उससे बचाव के लिए ये भारत सरकार की एक योजना है। ये साइबर स्वच्छता केंद्र प्रमुख इसके साइबर सुरक्षा के पहला। आजकल इसकी बहुत सारी घटनाएं जो है हमें देखने को मिलती है न्यूज़ में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोबोट का लाभ नहीं है? तो क्या ये असमर्थ है, मनुष्यों की मदद कर सकते, असमर्थ मनुष्यों की मदद कर सकते हैं, ये लाभ नहीं है। ये नौकरियों को विस्थापित कर सकते हैं, वे खतरनाक स्थितियों में प्रयोग किए जा सकते हैं, वे थकते नहीं और ना ही विश्राम करते। देखिए बाकी सारी चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं, उनसे बहुत सारे काम करा सकते हैं। डेंजर में हमको जाने की जरूरत नहीं, उन्हीं को भेज देंगे, वो अपना काम कर लेंगे। वे हेल्पलेस इंसानों की मदद करेंगे, पर वो नौकरियों को विस्थापित कर देंगे। मतलब यह है कि जो जॉब रोबोट करने लगेगा तो उसको तो सैलरी नहीं देनी पड़ेगी ना, तो इंसानों की तो नौकरी रोजी रोटी चली जाएगी। ये बहुत बड़ा हानि है इसका। मानव के द्वारा किए जा रहे कार्यों को ये नष्ट कर देते हैं, ये कभी थकते नहीं हैं, ख़राब भी नहीं होते हैं, तो कोई क्यों ही इंसान को नौकरी देने लगेगा, पैसा लगता है उसमें तो इसलिए। इसके साथ ही नैनो रोबोट की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्णता बढ़ गई है। इसकी उपयोगिता बड़े बड़े होटल में, उद्योगों तथा चिकित्सा व खतरनाक स्थानों की जाँच करने में बढ़ गई है। रोबोट का अध्ययन रोबोट का जो हम अध्ययन करते हैं रोबोटिक्स, इसमें जो कि इंजीनियरिंग का एक ब्रांच होता है उसमें हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोशल मीडिया अनुकूलन क्या है? सोशल नेटवर्क से सोशल नेटवर्क द्वारा आसानी से प्रचार करना, स्पष्ट मतलब क्लियर कंटेंट लिखना, छोटा कंटेंट बनाना जिसे आसानी से हम भेज सके कहीं, लोगों की सामाजिक नेटवर्किंग में नियुक्ति के लिए कंटेंट बनाना। इसमें आखिर सोशल मीडिया अनुकूलन क्या है? तो सोशल मीडिया अनुकूलन वो हो जाएगा कि हम बड़ी आसानी से जो है चीज़ों को प्रचार प्रसार कर सकें। सोशल मीडिया एक ऑनलाइन मंच है जो कि उपयोगकर्ता को एक सार्वजनिक प्रोफाइल बनाने के लिए अनुमति देता है, और उसमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं, ये सब सोशल मीडिया के साइट है। और वर्तमान में इसके उपयोगकर्ताओं की संख्या 467 मिलियन है, जो कि बहुत बड़े नंबर है। और सोशल मीडिया अनुकूलन यानी ऑप्टिमाइजेशन का उपयोग एक रणनीति के रूप में नए उत्पादों और सेवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने, ग्राहकों से अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पक्षपात का स्रोत नहीं है? डेटा, लोग, एल्गोरिथम या फिर क्षमता? तो क्षमता किसी व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता को संदर्भित करता है, हालांकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग और व्याख्या को भी जो है प्रभावित कर सकता है। और डेटा, एल्गोरिथम और लोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्या हैं? पक्षपात हैं, जबकि क्षमता जो है इसके पक्षपात नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पॉलिटिक्स से कितना क्वेश्चन आया इसमें ये भी देख लेते हैं। पॉलिटी से हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष रिजर्व बैंक यानी RBI का नेशनलाइजेशन किया गया था? तो 1935 में किया गया था। 49 में, सॉरी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। हम सॉरी 1935 में भी कुछ था, ये शायद इसको डिटेल में पढ़ते हैं। 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? अभी मुंबई में है। इसका गठन जो है
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के अंतर्गत वो इसका अधिनियम का गठन किया गया था, वो मुझे डेट याद थी। तो 1 अप्रैल 1935 को इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम का गठन किया गया था और 5 करोड़ की पूंजी के साथ इसका गठन किया गया था। वर्तमान में रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करने के लिए न्यूनतम कोष पद्धति को अपनाता है, मिनिमम, और शाख नियंत्रण करना, विदेशी विनिमय पर नियंत्रण करना, मतलब कि महंगाई बढ़ रही है, घट रही है, ये सारी चीज़ें, फिर बाहर से जो रेमिटेंसेस आते हैं, ये सारी चीज़ों का पूरा ध्यान कौन रखता है? आरबीआई रखता है। तो कब ये नेशनलाइज हुआ था? तो 1949 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार का लाभ है? बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा, माल की उपलब्धता में कमी, आर्थिक विकास में कमी, उच्च बेरोजगारी दर। तो कौन सा औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार का लाभ है? किसकी, मतलब क्या चीज़ ऐसा है जिससे हमको जो औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार का लाभ है? तो बढ़ती हुई जो एक होता है ना कंपटीशन, जो चीज़ें वाली हैं, तो कंपटीशन जो है इसी का एक तरह से परिणाम है। औद्योगिक विकास से क्या होता है? माल हमें सप्लाई होती है, उपलब्ध होती है, और लोगों के क्या होता है? रोजगार मिलता है। और बेरोजगारी दर में क्या होती है? कमी आती है। देश की आर्थिक वृद्धि भी होती है और विदेशी व्यापार को भी बढ़ावा होता है। और साथ ही साथ मान लीजिए 2 लोगों की कंपनी है, तो उन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? एक हेल्दी कंपटीशन भी हो जाता है। ठीक है, आर्थिक विकास किसी भी देश की प्रगति का सूचक होता है। अगला क्वेश्चन हमारा ये एमपी स्पेशल है। तो इसमें देखिए यहाँ के इतिहास और संस्कृति और साहित्य से क्वेश्चन आया है। पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भागीरथ सिलावट, सादत खान एवं वंश गोपाल का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? तो ये तीनों जन का संबंध जो है इंदौर से है। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भगीरथ सिलावट, सादत खान, वंश गोपाल का संबंध इंदौर से है। इंदौर की स्थापना संभवतः 17वीं शताब्दी में हुई थी और यह स्वतंत्रता के पश्चात मध्य भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। ओके, मध्य भारत की। और कैसी राजधानी थी? ग्रीष्मकालीन। ये हम पहाड़ों वाले रीजन में देखते हैं कि उस टाइम क्या करते थे लोग, जब अंग्रेजों का शासन था, तो ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन 2 तरह की क्या होती थी? कैपिटल होती थी। वैसे ही यहाँ पे यह वर्तमान में मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी है। ठीक है, इंदौर। तो मध्य प्रदेश की राजधानी इस वक्त इंदौर है ही। और 17वीं शताब्दी में यहाँ होलकरों का शासन था, होलकर वंश का शासन था, और यह अहिल्याबाई होलकर की राज्यस्थली है। यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल कौन से हैं? क्रमशः सिया जलप्रपात यहाँ फेमस है घूमने फिरने के लिए, कजलीगढ़, कुशुलगढ़, और या ये किला है यहाँ का। और यहाँ पर कांच का मंदिर बहुत फेमस है, अन्नपूर्णा मंदिर, ये सब प्रसिद्ध है। तो हमने देख लिया ये लोग कहाँ से संबंध रखते हैं? इंदौर से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? इस पे बहुत ध्यान देंगे। गलत पूछ रहा है, सही पूछ रहा है। साकेत रामायण कला संग्रहालय ओरछा में, प्रेमचंद सृजन पीठ उज्जैन, मुक्तिबोध सृजन पीठ सागर, तुलसी शोध संस्थान भोपाल। तो भोपाल वाला जो ये ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि ये सतना के चित्रकूट में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की जनजातीय लोक कला और बोली विकास अकादमी के द्वारा प्रतिवर्ष इस संस्थान में तुलसी जयंती मनाई जाती है। वर्ष 2004 में यह शोध संस्थान बना था और वर्तमान में यहाँ शास्त्रीय नृत्य की कक्षाएं भी चलती हैं। विश्व भर में 100 रामायण में से 82 का संकलन यहाँ किया जा चुका है, जिसे तुलसीदास शोध संस्थान में भी संकलित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निर्मल वर्मा पुरस्कार मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है भारतीय प्रवासी द्वारा हिंदी भाषा का प्रचार और विकास करने वाले क्षेत्र में दिया जाता है निर्मल वर्मा पुरस्कार। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी, मतलब हाल ही में हुई है। इसके अंतर्गत सम्मान राशि 1 लाख रुपए की दी जाती है और संस्कृति विभाग के द्वारा प्रदान किए जाने वाले अन्य सम्मान महात्मा गांधी सम्मान, कबीर सम्मान, कालिदास, लता मंगेशकर सम्मान, इकबाल सम्मान, ये सारी जो है कल्चरल डिपार्टमेंट के अंतर्गत इस टाइप के सम्मान पुरस्कार दिए जाते हैं मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रसिद्ध ढोकरा कला के लिए सही नहीं है? तो क्या यह कला बैतूल की भारेवा आदिवासी जनजाति से समुदाय से संबंधित है, या अहौल धातु कलाई है, कला है ये, अहौल धातु ढलाई कला है ये, या विवाह समारोह से जुड़ी एक सजावटी कपड़ा कला है, या उपरोक्त सभी सही है? तो देखिए, जो ढोकरा कला है यह विवाह समारोह से जुड़ी एक सजावटी कपड़ा की कला है। ठीक है, बस्तर जिले के कोड गांव कारगिल ढोकरा मूर्तियों पर काम करते हैं और जिसमें पुरानी मोम कास्टिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है, और इस कला में तांबा, जस्ता, रागा, टीन आदि धातुओं की मिश्रण की ढलाई करके मूर्ति बनाई जाती है। बर्तन रोजमर्रा के सामान बनाए जाते हैं। इसमें मधुमक्खी के मोम का प्रयोग करते हैं और इसलिए इसे हम मोम क्षय विधि भी कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के मुख्य संपादक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकमत। ठीक है, पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र दैनिक लोकमत 1931 समाचार पत्र के मुख्य संपादक थे। ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रसिद्ध साहित्यकार सिंगाजी के शिष्य भी थे। और ये 1963 से लेकर 67 के बीच में क्या रहे? मुख्यमंत्री रहे। प्रखर पत्रकार थे और पत्रकार के रूप में उन्होंने 1921 में शारदा मासिक पत्रिका लॉन्च की और 1947 में साप्ताहिक पत्रिका सारथी का क्या किया? संपादन किया था। इनकी कुछ रचनाएं भी हैं, जैसे लिविंग इन एरा आत्मकथा है और कृष्णायन एक महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन हमारा, आनंद सिंह श्याम और धनइया बाई कलाकारों का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से? ढोकरा कला से, गोंड चित्रकला से, पिथौरा चित्रकला से, बाग प्रिंटिंग से। तो गोंड चित्रकला से ये दोनों लोग क्या करते हैं? संबंध रखते हैं। कुछ और भी कलाकार हैं, जैसे भज्जू श्याम, दिलीप श्याम, दुर्गाबाई, इंदुबाई, मराबी, ये सभी प्रमुख हैं। गोंड चित्रकला जो है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, मंडला और नर्मदा के किनारे बसे गोंड जनजाति के लोगों द्वारा घर की दीवारों और आंगन पे एवं द्वार पे की जाती है। इसमें विविध रंगों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। आपको याद रखना है कहाँ पे और कौन से लोग इससे संबंधित रखते हैं। अब मध्य प्रदेश का हम जियोग्राफी देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आधिकारिक तौर पर भूर सिंह द बारहसिंहा नामक एक शुभंकर पेश करने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये है हमारा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ऐसा पहला शुभंकर पेश करने वाला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है भारत का। यह उद्यान कहाँ है? मंडला और बालाघाट में विस्तृत है। बारहसिंहा या दलदल हिरण जिसको बोलते हैं मध्य प्रदेश का राज्य पशु है जो इस उद्यान में पाया जाता है। यह मध्य प्रदेश प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह प्राचीन कालीन श्रवण ताल है और इस उद्यान में बंजर, सुवर्ण, हिलौन नामक नदियाँ क्या होती हैं? प्रवाहित होती हैं। तीनों नदियों का नाम याद रखना है थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? तालाब, झील है, नहरें, नदी हैं, नहरें और तालाब हैं, कुएं और ट्यूबवेल हैं। तो नहरें और नदियां ही यहाँ की क्या हैं? प्रमुख स्रोत हैं किसके लिए? सिंचाई के साधन हैं। मध्य प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधन जो हैं कुएं और ट्यूबवेल हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार ये बताया गया है कि सर्वाधिक शुद्ध सिंचित क्षेत्रों की सिंचाई कुओं और नलकूपों से की जाती है 76% के आसपास। इसके पश्चात जो है नहरों और तालाबों से लगभग 22% के आसपास और अन्य जो सोर्स हैं उससे 13% के आसपास। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सिंचित जिला जो है ग्वालियर और सबसे कम सिंचित जिला जो है डिंडोरी है। अतः मध्य प्रदेश में कुएं प्रमुख साधन है और इसके अलावा जो है नहरें, तालाब, नलकूप भी इसके साधन हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाओं और उनके स्थानों के साथ बारना, रायसेन, कोलार, सीहोर, सुकता, बैतूल, पुनासा, खंडवा। तो इसमें से गलत पूछा है, कौन सा युग्म गलत है? तो सुकता बैतूल में नहीं है। सुकता जिला जो है इससे लाभान्वित होता है सुकता से खंडवा जिला और बुरहानपुर। ठीक है, यह नर्मदा की सहायक नदी है और नर्मदा की सहायक नदी सुकता नदी पर निर्मित है। इसकी कुल सिंचित क्षमता जो है 18,583 हेक्टेयर है। मध्य प्रदेश के औसत से अधिक सिंचित क्षेत्रों में ग्वालियर, मुरैना, दतिया, भिंड, शिवपुरी, उज्जैन, धार, इंदौर, खरगोन, बालघाट, होशंगाबाद, टीकमगढ़ और छतरपुर भी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में लौ अयस्कों के बारे में पूछा है। निम्नलिखित में से इसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? नॉट करेक्ट। तो लौ अयस्क उत्पादन में मध्य प्रदेश देश का तीसरा स्थान रखता है। इस वक्त हो सकता है चेंज हो गया हो। जबलपुर जिले के उत्तर पूर्वी भाग में हेमेटाइट की ज़्यादा जमाव है। यहाँ के जमाव में अभ्रक और सिल्का की मात्रा अधिक है। छत्तीसगढ़ राज्य के अलग होने के बाद लौ अयस्क के भंडार घट गए। तो इसमें से सही कौन सा नहीं है? तो इसमें से पहला सही नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है लौ उत्पादन के मामले में जो है तीसरे स्थान पर कर्नाटक है, ना कि मध्य प्रदेश है। ताम्र, अयस्क, हीरा, डोलोमाइट, इसके उत्पादन में मध्य प्रदेश जो है हमारा टॉप नंबर पे आता है, शीर्ष उत्पादक है ये। इसके अलावा अतिरिक्त मध्य प्रदेश बॉक्साइट का शीर्ष जो है 5वें नंबर पे उत्पादक है बॉक्साइट का। ठीक है, जो कि एल्युमिनियम का अयस्क है।
और मध्य प्रदेश में लौह अयस्क के निक्षेप जो है जबलपुर, ग्वालियर, बैतूल, टीकमगढ़, मंदसौर, देवास, खरगोन इत्यादि जिलों में जो है पाए जाते हैं। देश के लौह अयस्क के उत्पादन में प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश का कितना ज़्यादा शेयर है इसमें, तो 1.33% ओनली। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश की मिट्टी से संबंधित है। इसे आपको आइडिया लग रहा है किस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। कौन कौन सा सेक्शन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। खनिज वाला सेक्शन पढ़ लीजिएगा, मिट्टी वाला सेक्शन पढ़ लीजिएगा भूगोल में। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की मिट्टी के बारे में विचार करिए। बघेलखंड और में लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल और पीली मिट्टी में उर्वरता अधिक होती है। मालवा में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसमें से कौन सा सही है, तो इसमें से दूसरा छोड़ के सब सही है, क्योंकि मध्य प्रदेश के बघेलखंड में लाल पीली मिट्टी जो है, मालवा में गहरी काली मिट्टी और मध्य प्रदेश के नॉर्थ वेस्ट में जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। सही है। लाल पीली मिट्टी में चूना, लौह ऑक्साइड व कैल्शियम के घटक पाए जाते हैं। यह चावल, दाल, कोदो, कुटकी की फसल के लिए अच्छे हैं, एडॉप्टेबल है। काली मिट्टी में लोहा, चूना, पोटास, एल्युमिनियम व मैग्नीशियम पाए जाते हैं। कपास व चना, गेहूँ और सरसों के लिए अनुकूल है। जलोढ़ मिट्टी तंबाकू, सोयाबीन, जूट, मक्का, तिलहन आदि फसलों के लिए भी अच्छी है। पर लाल और पीली मिट्टी की उर्वरता कम होती है। यह अम्लीय से क्षारीय प्रकृति वाली होती है, इसलिए। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से मैग्नीज के भंडार किसमें हैं। बालाघाट में, नीमच में, सागर में, दमोह में। तो बालाघाट में मैग्नीज के ज़्यादा जो है भंडार में पाए जाते हैं। यह राज्य का प्रमुख मैग्नीज उत्पादक केंद्र भी है और मध्य प्रदेश के मैग्नीज भंडार का लगभग 648 मिलियन टन देता है। बालाघाट की भरवेली खान एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज की खान है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एशिया की सबसे बड़ी खान है। और मैग्नीज एक कठोर धातु है। इसका रंग कैसा होता है, काला होता है। यह नरम और रवाहीन होता है, मतलब क्रिस्टलाइज नहीं होता है। और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, कटनी, झबुआ, जबलपुर, देवास, सीधी, इन सभी क्षेत्रों में जो है मैग्नीज के खनन क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में सही नहीं है। क्या शीत ऋतु में उत्तरी भागों में तापमान दक्षिणी भाग की तुलना में कम हो जाता है। राज्य का जो साउथ ईस्ट पार्ट है वहाँ अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, मुरैना और दतिया जिलों में तापमान कम रहता है। या सामान्यतः शीत ऋतु क्या होती है, शुष्क होती है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा है। तो सी सही नहीं है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में मध्य प्रदेश के मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया इन सभी जिलों में तापमान क्या होता है, लगभग 42 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है, जो कि ज़्यादा है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च से लेकर मध्य जून तक होता है और यहाँ ग्रीष्मकालीन मौसम को हम उन्हला बोलते हैं, उन्हला। और राज्य में मई का महीना सबसे गर्म होता है और इस महीने में राज्य के कई भागों में 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर पाया जाता है। छतरपुर के नौगांव में सबसे ज़्यादा यानी 49 डिग्री के आसपास 2019 में दर्ज किया गया टेम्परेचर। अगला क्वेश्चन है, बीना नदी किस नदी की जो है निम्नलिखित नदी में किसकी जो है ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। तो बेतवा की है, बेवस की है, धसान की है, बनास की है। तो ये बेतवा नदी की सहायक नदी है बीना नदी। बीना नदी के अलावा जो है कैन, बैस, धसान, सिंध, हलाली, जामिनी आदि ये सब बेतवा की सहायक नदी है। बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो विंध्याचल श्रेणी में रायसेन जिला के कुमरा गांव महादेव पहाड़ी से होता है। इस नदी को हम शिव की पुत्री बेत्रवती और विंध्यावती भी बोलते हैं। यह नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राज्य की प्राकृतिक सीमा, नेचुरल बाउंड्री बनाती है। मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 380 और इसका जो वाटर रिसीविंग क्षेत्र है जो है वो 30,217 वर्ग किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्षा ऋतु में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो मंडला जिला जो है सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले कुछ जिले हैं, जैसे छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट, जहाँ पे 150+ सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। एक क्षेत्र विशेष के रूप में मंडला बालाघाट में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। पंचमढ़ी में सर्वाधिक वर्षा 199 सेंटीमीटर तक होती है। मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा जो कहाँ होती है, नीमच, मंदसौर, रतलाम, धार, झाबुआ में सबसे कम बारिश होती है। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्रफल के परसेंट के रूप में निम्नलिखित में से किस जिले का वन क्षेत्र सबसे अधिक है। तो श्योपुर का जो है वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा है, कितना है 6,606 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ वन क्षेत्रफल का भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है कितना है 52% के आसपास है। ये IFSR की जो रिपोर्ट आती है 2019 की तुलना में 2021 में वन रिपोर्ट में मध्य प्रदेश में 11 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, जो कि अच्छी बात है।
और वन क्षेत्र 77,493 वर्ग किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र अगर हम देखें तो बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, श्योपुर और सिवनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अखरानी और मथवार पहाड़ियों के मध्य निम्नलिखित में से किस नदी ने गहरी कंदरा बनाई है? तो नर्मदा नदी ने गहरी कंदरा बनाई है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है और इसकी कुल लंबाई मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर है और यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। इसे मध्य प्रदेश की गंगा भी कहते हैं, नर्मदा को। जबलपुर, अमरकंटक, पुनासा, धार, बड़वानी, झाबुआ, मांडला, होशंगाबाद आदि जिले जो है मध्य प्रदेश के किनारे ही, नर्मदा नदी के किनारे ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जिला जो है कपास और केले के उत्पादन के लिए बहुत फेमस है? मंदसौर, शहडोल, सतना, बुरहानपुर, कौन सा? तो बुरहानपुर जो है केले और कपास के इसके लिए फेमस है। आप ऐसे याद रखो, के यानी केला कपास कहाँ पे? बुरहानपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसका उत्पादन जो है के लिए फेमस है। थोड़ा सा और इसको पढ़ लेते हैं। राज्य में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? खरगोन जिला में होता है, इसको याद रखना है। कपास निमाड़ क्षेत्र बिड़वानी और बुरहानपुर खांडवा है। इन जिलों को सुनहरा जिला भी कहते हैं। देखिए, इस टाइप के जो उपनाम जो हैं इनके, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पेपर में। मध्य प्रदेश में केला का उत्पादन खंडवा, बड़वानी, धार, गुना में पाया जाता है और कपास और गन्ना, मूंगफली मध्य प्रदेश की मुख्य जो है वाणिज्यिक फसल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनजाति को आदर के साथ खुटिया पटेल के रूप में संबोधित करते हैं? सहरिया, बैगा, भूमिया या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हम सहरिया जनजाति को जो है खुटिया पटेल के रूप में संबोधित करते हैं। सहरिया कोलरियन परिवार की जनजाति है और यहाँ पे जॉइंट फैमिली की प्रथा है। पंचायत का मुखिया जो है पटेल कहलाता है और ये मध्य प्रदेश के गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, यहाँ पे बुंदेलखंड, विदिशा, रायसेन यहाँ पे पाए जाते हैं, निवास करते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा इन जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 2011 के सेंसस के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का? तो वो है डिंडौरी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला कौन सा ज़िला है? तो वो है हमारा भोपाल, 855। और अगर हम देखें कि कौन सा राज्य जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, तो हमारा है बिहार। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और पश्चिमी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। भारत में कोयले के सकल उत्पादन के संदर्भ में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान पाया जाता है? तो कोयले के सकल उत्पादन में अगर हम देखें तो चौथे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश कोयले के मामले में। बाकी शीर्ष उत्पादक राज्य जो हैं, सबसे पहले है हम देखें तो झारखंड सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करता है, फिर ओडिशा, फिर छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश आता है। उमरिया, सोहागनपुर, कोरार, ये सब कोयला क्षेत्र हैं। मध्य प्रदेश में कोयला का उत्खनन राष्ट्रीयकृत कोल इंडिया लिमिटेड के अधीन कंपनियों द्वारा किया जाता है। अब हम संवैधानिक स्थिति देख लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा आयोग वर्ग आयोग संशोधन अधिनियम 2021 के अंतर्गत कितने अशासकीय सदस्य हो सकते हैं? इसमें 5। इसमें से एक सदस्य को आयोग के रूप में एक उपाध्यक्ष होगा, आयोग का अध्यक्ष एक होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 2 अन्य सदस्य होंगे पिछले वर्ग से संबंधित और कम से कम एक सदस्य महिला होगी। यानी क्या है, एक आपका हो गया अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 2 आपके अलग मेंबर और एक क्या हो जाएगी फीमेल मेंबर, यानी कि कितने हो गए? 5 टोटल। भारत के संविधान के 102वें संविधान संशोधन से 2018 में शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कब अस्तित्व में आया था? तो ये 1 फरवरी 1994 को अस्तित्व में आया था, जो कि एक सदस्यीय निकाय है, एक सदस्यीय आयोग है और इसका मुख्य कार्य जो है नगरीय और त्रिस्तरीय पंचायत, ठीक है, उसका जो है ये अरेंजमेंट कराएगा। पंचायत के निर्वाचन का स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से अधीक्षण और निर्देशन करना इसका ड्यूटी है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा हाँ, इसका उल्लेख 243 में है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? तो 3 बार। कब कब हुआ है? पहली बार 1977 में लागू हुआ था, 29 अप्रैल, और यहाँ से लेकर 25 जून तक हुआ था और तब यहाँ पे जो है सत्यनारायण सिन्हा जो है राज्यपाल थे। दूसरी बार जो है 1980 से लागू हुआ था, 18 फरवरी से 8 जून तक 1980 में लागू हुआ था और तीसरी बार जो है यहाँ पे दिसंबर में
15 दिसंबर 1992 से लेकर 7 दिसंबर 1993, 1 साल का लंबा शासन यहाँ पे लागू हुआ था, राष्ट्रपति शासन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत क्या होता है? आपातकाल का उसमें है, जिसमें कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, और यह राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है कि भाई हमारे स्टेट में कुछ अच्छा नहीं है, आप हमारे यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाओ, ऐसा है। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत घोषित होने के बाद न्यूनतम जनसंख्या कितनी है? 1000। यह पंचायत राज प्रणाली की निम्न इकाई होती है, गांव। ठीक है। ग्राम पंचायत के प्रधान को हम क्या कहते हैं? सरपंच, तथा बोर्ड के सदस्यों को हम पंच कहते हैं। सरपंच और पंच का चुनाव मतदान के द्वारा होता है, और जो कि चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा होता है। और ग्राम पंचायत का जो है अधिकारी ग्राम सचिव होता है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में सबसे अधिक ग्राम पंचायत है, ये भी हमको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रथम, ये देखिए फैक्ट वाला क्वेश्चन पूछा है, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ला थे। ठीक है, 1956 में ये बने थे, और इनका जन्म सागर जिला में हुआ था, और ये एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो गई। और अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है? क्या मंत्री गृह विभाग, या उनके द्वारा निर्दिष्ट, या मंत्री वित्त विभाग, या सदस्य कार्य विभाग? तो कौन करता है? तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में मुख्यमंत्री ने जिसको भी हायर किया होता है, निर्दिष्ट किया होता है, वही उसकी अध्यक्षता करता है। सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है, बैठ के बुलाता है, और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरला ग्रेवाल जो है पहली महिला राज्यपाल थी, और ये 1989 में बनी थी। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल जो थे कौन? पट्टाभी सीतारमैया थे। इनका हम हिस्ट्री में भी काफ़ी नाम पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में राज्यपाल के पद पर सबसे लंबा कार्यकाल जो है श्री हरि विनायक पाटस्कर का रहा है, और वहीं सबसे छोटा कार्यकाल जस्टिस पीवी दीक्षित का रहा है। संविधान के अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल की क्या है बात है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो लाडली बहन, ये करंट से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन हम छोड़ देंगे। करंट वाले क्वेश्चन पढ़ने का बस एक बार देख लीजिए किस टाइप के क्वेश्चन। देखिए मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत जो योजना आई है वो पूछा है। फिर देखिए ये जो संस्करण वगैरह होते हैं, कहाँ हुआ था, किसने मेज़बानी की थी, अगला संस्करण कब हुआ, ये सारे क्वेश्चन। और इसके बाद देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा है। हाँ, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो अभी करंट में रहे हो, मध्य प्रदेश से संबंधित हो। ठीक है। हाँ, भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है? तो ये हमारे मनोज पांडे हैं। इस वक्त आप देख लेंगे चेंज हुआ है कि नहीं। ये खेल से क्वेश्चन, तो खेल में भी सारे करंट के ही क्वेश्चन हैं। आपको देखना है कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे इस टाइप का पुरस्कार दिया गया तो किसको दिया गया है, कोई पुरस्कार किस खेल से संबंधित है। ठीक है। इस टाइप से कोई न्यूज में चल रही है वो बात, और उसको जो शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म आपको याद रखना है अच्छे से, ताकि मिलाने के लिए आ जाता है। ऐसे भी बीपीएससी में वैसा क्वेश्चन पूछा था अभी कि मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, शॉर्ट फॉर्म पूछा था, ये किससे संबंधित है। विविध में देखिए कैसे खेल पूछा है क्वेश्चन कि देखिए हाँ, ये ट्रॉफी के नाम दे दिया है और वो किस खेल से संबंधित है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछा है। तो यस, यहाँ पे हमने मध्य प्रदेश पीसीएस 2023 का पूरा क्वेश्श्चन देख लिया है। आई होप आपको चीज़ें पसंद में आई हैं, समझ में आई होंगी। और आपका फीडबैक आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जल्दी ही हम 2022 का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल प्लीज़ ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आपको क्या होगा, कोई भी न्यू वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।